सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों की कूटनीतियों के कारण भारतीय राजाओं के सिंहासन संकट में पड़ने लगे थे और राजघरानों में भारी असंतोष व्याप्त था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी भौहें तान ली थीं। सदियों की गुलामी से जर्जर और हताश हो चुके भारत में स्वतंत्रता की लहर ने नए जोश और उत्साह का संचार कर दिया था। भारतीय जनता अब समझ चुकी थी कि इस गुलामी के कारण उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। सबने देश की खोई हुई आजादी को वापस पाने का मूल्य समझ लिया था। सभी भारतीयों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि अब वे अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ कर ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ सन 1857 में वो पुरानी तलवार अर्थात भारतीय वीरता फिर से चमक उठी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुख से हमने ये वीरता की गाथा सुनी है कि युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति साहस दिखाने वाली वो वीरांगना कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती है कि कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और उन्हें प्यार से छबीली पुकारते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका बचपन सामान्य लड़कियों की तरह गुड़िया खिलौनों से नहीं बल्कि नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते हुए बीता। उनके खिलौने भी अनोखे थे। वे बरछी, ढाल, तलवार और कटार के साथ खेलना पसंद करती थी। यही उनके असली मित्र थे। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां जबानी याद थी। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुंह से सुना है कि जो रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति बड़ी वीरता से लड़ी थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि वह साक्षात धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी या शक्ति की देवी दुर्गा माँ की स्वरूप थीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि वे स्वयं वीरता की अवतार थीं। उनकी तलवार चलाने की कला और उनके प्रहारों को देखकर मराठा सैनिक गर्व से भर जाते थे और अत्यंत प्रसन्न होते थे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के खेल आम लड़कियों जैसे नहीं थे। उन्हें नकली युद्ध करना, सेना की चक्रव्यूह रचना सीखना, शिकार करना, दुश्मन की सेना को घेरना और किलों को जीतना इत्यादि खेल बहुत पसंद थे। ये कठिन कार्य उनके लिए अन्य सामान्य खेलों की ही भांति थे। महाराष्ट्र की कुल देवी मां भवानी लक्ष्मीबाई की भी पूज्य देवी थी, जिनसे वे शक्ति प्राप्त करती थी। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के उन गायकों हरबोलों के मुख से यह गौरवशाली गाथा सुनी है कि जो रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ युद्ध के मैदान में लड़ी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभद बुंदेलों की विरुदावली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया,
शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि झांसी में वीरता यानी लक्ष्मीबाई की सगाई वैभव यानी राजा गंगाधर राव के साथ हुई। जब लक्ष्मीबाई विवाह करके रानी बनकर झांसी आईं, तो पूरे राजमहल में खुशियां छा गईं और मंगल गीत गाए जाने लगे। लक्ष्मीबाई झांसी में बुंदेलों के गौरवशाली इतिहास की यश गाथा की तरह आईं। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का मिलन ऐसा था मानो चित्रा को वीर अर्जुन मिल गए हों या साक्षात शिव से पार्वती का मिलन हुआ हो। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुख से यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि विवाह के बाद झांसी के महलों में सौभाग्य का उदय हुआ और चारों ओर खुशियां छा गई। रानी के आने से महलों में उजाला हो गया था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि चुपके चुपके झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल मंडराने लगे। नियति को यह मंजूर नहीं था कि जिन हाथों ने धनुष की प्रत्यंचा खींची हो और जो हाथ अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए बने हों, उनमें सुहाग की चूड़ियां शोभा दे। अत्यंत दुख की बात है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा बिना किसी संतान के ही परलोक सिधार गए, जिससे झांसी का उत्तराधिकारी कोई ना रहा। रानी शोक के गहरे सागर में डूब गई। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से सुनी है कि झांसी की रानी पुरुषों के समान वीरता से लड़ने वाली महान वीरांगना थी। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और झांसी का दीपक बुझ गया, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे झांसी के राज्य को हड़पने का यह सबसे अच्छा अवसर लगा, क्योंकि राजा निस्संतान मरे थे। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। डलहौजी ने इस प्रकार व्यवहार किया जैसे वह उस लावारिस राज्य का असली वारिस बनकर आया हो। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आंखों में आंसू भरकर देखा कि उनकी प्रिय झांसी अब बिरानी हो रही थी और उस पर शत्रुओं का अधिकार हो रहा था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि वह झांसी वाली रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब मेहरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों की माया बहुत विचित्र और कुटिल है। वे किसी की प्रार्थना या विनती नहीं सुनते। जब ये अंग्रेज भारत आए थे, तब वे केवल एक साधारण व्यापारी थे और यहाँ के राजाओं से व्यापार की दया और अनुमति मांगते थे। परंतु समय के साथ लॉर्ड डलहौजी ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए। जो अंग्रेज कभी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज उन्होंने बड़े बड़े राजाओं
और नवाबों को भी अपमानित कर उनकी सत्ता को अस्वीकार कर दिया है। स्थिति ये हो गई है कि जो रानियां महलों में राज करती थीं, वे अब दासियों की तरह असहाय हो गई हैं, और जो अंग्रेज व्यापार के लिए दास बनकर आए थे, वे अब यहाँ के शासक बनकर बैठ गए हैं। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही सुना है कि वह वीरता के साथ लड़ने वाली रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली को मुगलों से छीन लिया और लखनऊ पर तो उन्होंने बहुत ही आसानी से अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर, जो कानपुर जनपद का एक कस्बा था, में कैद कर दिया और नागपुर पर भी धोखे से हमला कर उसे हड़प लिया। जब दिल्ली, लखनऊ और नागपुर जैसे बड़े शहरों का यह हाल हुआ, तो उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक जैसे छोटे शहरों की क्या हैसियत थी। उन्हें भी अंग्रेजों ने कुचल डाला और उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार सिंध, पंजाब और बर्मा, म्यांमार पर भी अंग्रेजों का भीषण आक्रमण हुआ। आगे वे भी पराधीन हो गए। बंगाल और मद्रास, अब चेन्नई जैसे प्रांतों की भी यही कहानी थी। वे भी अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। बुंदेलखंड के लोक गायकों के माध्यम से हमने यही वीरता की गाथा सुनी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया और वहां अंग्रेजों से पुरुषों के समान वीरता से लड़ी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण रानियां अपने रनिवासों में रो रही थीं और वे दुख व शोक से बेहाल थीं। अंग्रेजों की निर्लज्जता का ये आलम था कि वे रानियों के कीमती गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेच रहे थे। अंग्रेजों के समाचार पत्रों में सरेआम इन चीजों की नीलामी के विज्ञापन छपते थे। उन विज्ञापनों में लिखा होता था, नागपुर के जेवर ले लो या लखनऊ के 9 लखा हार खरीद लो। इस प्रकार जो भारतीय नारियां पर्दे में रहकर अपनी मान मर्यादा की रक्षा करती थीं, आज उनकी इज्जत विदेशियों के हाथों सरेआम बाजारों में बिक रही थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों, हरबोलों के मुख से हमने यही वीर गाथा सुनी है कि ऐसी अपमानजनक स्थिति के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान वीरता से युद्ध के मैदान में लड़ी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के शासन में झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग विषम वेदना यानी गहरे कष्ट झेल रहे थे। वहीं महलों में रहने वाले राजा महाराजा अपने अपमान से दुखी और आहत थे। भारतीय वीर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों का गौरव और स्वाभिमान अभी भी जीवित था, जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को उकसा रहा था। इसी बीच नाना धुधुपंत पेशवा युद्ध के लिए आवश्यक युद्ध सामग्री और संसाधन जुटा रहे थे। दूसरी ओर उनकी बहन छबीली ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और खुले आम
युद्ध का आह्वान कर दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता का वह पवित्र यज्ञ शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सोई हुई देशभक्ति की ज्योति को पुनः जगाना था। अंत में कवयित्री बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों का हवाला देते हुए कहती हैं कि हमने उनके मुख से यही सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि आजादी की इस लड़ाई में महलों यानी राजाओं ने आग दी, तो झोंपड़ियों यानी आम जनता ने उस ज्वाला को सुलगाकर और बड़ा कर दिया। इसका अर्थ है कि विद्रोह की शुरुआत भले ही उच्च वर्ग से हुई, पर उसे असली ताकत आम जनता के समर्थन से मिली। यह स्वतंत्रता की भावना किसी के थोपने से नहीं, बल्कि लोगों के अपने हृदय की गहराई से निकली थी। विद्रोह की लहर तेजी से फैली। झांसी जागी, दिल्ली जागी और लखनऊ में भी विद्रोह की लपटें छा गईं। मेरठ, कानपुर और पटना जैसे शहरों ने आजादी की इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी धूम मचाई। इतना ही नहीं, दक्षिण की ओर जबलपुर और कोल्हापुर में भी विद्रोह की कुछ हलचल साफ दिखाई दे रही थी। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंदू पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि स्वतंत्रता के इस महान यज्ञ यानी संग्राम में देश के कई श्रेष्ठ वीर काम आए, यानी शहीद हो गए। इनमें नाना धुंधु पंत, तातिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे साहसी और सुंदर व्यक्तित्व वाले सैनिक शामिल थे। इन सभी वीरों के नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में हमेशा सितारों की तरह अमर रहेंगे। विडंबना यह थी कि जिस देश की आजादी के लिए इन वीरों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अंग्रेजों के शासन में उनकी वही कुर्बानी जुर्म कहलाती थी। अंग्रेज उन्हें विद्रोही और अपराधी मानते थे। अंत में कवयित्री दोहराती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों जैसी वीरता के साथ लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती है कि अन्य वीरों की कहानियों को छोड़कर अब झांसी के उन मैदानों की ओर चलते हैं जहां युद्ध छिड़ा हुआ है। वहां रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच एक वीर पुरुष बनकर खड़ी हैं। इसी बीच अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और सैनिकों के बीच से आगे बढ़कर रानी को चुनौती देता है। रानी लक्ष्मीबाई तुरंत अपनी तलवार खींच लेती हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध हो जाता है। कवयित्री इस युद्ध को असमानों का द्वंद्व कहती हैं, क्योंकि एक ओर मदांध अहंकारी अंग्रेज अधिकारी था और दूसरी ओर भारत की वीर नारी। रानी के प्रहारों से लेफ्टिनेंट वॉकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। वह एक महिला की ऐसी वीरता और युद्ध कौशल देखकर अत्यधिक हैरान रह जाता है। अंत में कवयित्री कहती है कि बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पुरुषों की तरह बहुत वीरता से लड़ी थी। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार,
घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील का रास्ता तय करके कालपी पहुंची। इतनी लंबी और तेज यात्रा के कारण उनका घोड़ा बुरी तरह थक गया और जमीन पर गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यमुना तट पर एक बार फिर रानी और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया, जो अंग्रेजों के मित्र थे, रानी के डर से अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। अंत में कवयित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों जैसी वीरता के साथ अंत तक लड़ती रहीं। विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घेराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसने मुंहों की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद रानी को विजय तो मिली, लेकिन वह सुख क्षणिक थी, क्योंकि अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ की सेना थी। रानी ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध में रानी अकेली नहीं थी। उनकी 2 सखियां काना और मंदरा भी उनके साथ थीं। इन दोनों वीरांगनाओं ने भी युद्ध क्षेत्र में अपनी तलवारों से शत्रुओं के बीच तबाही मचा दी थी और अद्भुत पराक्रम दिखाया था। लेकिन तभी स्मिथ को हराने के बाद एक दुखद मोड़ सामने आया। पीछे की ओर से अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। अब रानी दोनों ओर से अंग्रेज सेनाओं के बीच घिर गई थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी अंत तक पुरुषों की तरह वीरता से लड़ती रही। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री वर्णन करती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को काटते हुए और भीषण मारकाट मचाते हुए अंग्रेजी सेना के पार निकल गईं। लेकिन तभी अचानक सामने एक नाला आ गया। यह रानी के लिए एक अपार संकट था, क्योंकि उनका पुराना और प्रशिक्षित घोड़ा मारा जा चुका था और यह नया घोड़ा था। वह नया होने के कारण नाला पार करने के बजाय वहीं अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज घुड़सवार वहां पहुंच गए। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे। दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। अंत में वह वीर सिंहनी घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी। उन्हें देश के लिए वीर गति प्राप्त करनी थी और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के समान साहस दिखाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या।
कवयित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई और स्वर्ग सिधार गईं। अब युद्ध के मैदान का घोड़ा नहीं, बल्कि चिता उनकी अलौकिक सवारी थी। उनकी आत्मा का प्रकाश परमात्मा के प्रकाश में मिल गया। वह वास्तव में उस ईश्वरीय प्रकाश की सच्ची हकदार थीं। रानी की आयु उस समय मात्र 23 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता था कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई दैवीय अवतार थी। वे एक ऐसी स्वतंत्रता की देवी बनकर आईं, जिन्होंने हम भारतीयों को गुलामी की नींद से जगाकर जीवित कर दिया। वे हमें आजादी का रास्ता दिखा गईं और वह सीख दे गईं जो हमें सीखनी जरूरी थी, कि देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कैसे किया जाता है। बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोलो के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थीं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि हे रानी, अब आप स्वर्ग सिधार जाइए। हम सभी भारतवासी आपके इस महान बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आपका ये बलिदान भारत में ऐसी स्वतंत्रता की ज्योति जलाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। भले ही इतिहास आपके बारे में चुप हो जाए, भले ही सच बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या फिर गोलों की बौछार से झांसी का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन आपकी वीरता को कोई नहीं मिटा पाएगा। अंत में कवयित्री कहती हैं कि हे रानी, आपको किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं अपनी एक ऐसी यादगार हैं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। आपका व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा स्मारक है। बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने यही सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों से